Hello everyone, my name is Vaibhav Lalit. I did my graduation in the field of commerce. Right now, I am in the last year of my law school. I am also enrolled as a student in the Institute of Company Secretary (CS). I have started a course for CS Executive Module 1 जिसमें एक पेपर है Jurisprudence and General Laws. And also for those who are preparing for any law entrance exam and for law students जो law पढ़ रहे हैं already. जिसमें मैंने आईपीसी के साथ स्टार्ट किया है एंड मैं सोच रहा हूं कि साइड बाय साइड क्यों ना एक सिविल सब्जेक्ट को भी उठा लेते हैं. एज यू ऑल नो दैट देर आर 17 एक्ट्स इन योर सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स. एंड अगर किसी ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे इंडियन पिनल कोड के, तो एक बार उसका फर्स्ट लेक्चर देख लेना जिसमें मैंने लॉ के बारे में बताया है कि लॉ क्या है एंड एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है कि दैट व्हाट आर सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करेंगे एंड समझेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स. सो जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है. देखो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है. अब ये अनकोडिफाइड क्या होता है? बेसिकली कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं है, इसकी कोई स्टैट्यूटरी फॉर्म नहीं है. ये जो है ना, ये कुछ जजमेंट्स या लीगल प्रिंसिपल्स या यू कैन से दैट जुडिशियल डिसीजन पे बेस्ड है, जैसे प्रेसिडेंट. अब यहां पे एक और क्वेश्चन रेज होगा कि प्रेसिडेंट क्या है. बेसिकली प्रेसिडेंट क्या होते हैं इसे ध्यान से समझना. सपोज करो कोई ऐसा केस आ गया कोर्ट में, कोई ऐसा केस कोर्ट के पास आया जिसमें बेसिकली जिसके ऊपर कोई लॉ अभी तक नहीं बना या कुछ क्लियर लॉ नहीं है उस चीज के ऊपर. तो जुडिशरी जो है वो अपना जुडिशियल माइंड लगा के या तो ऑलरेडी कोई ऐसा जो लॉ है उसे इस तरह से इंटरप्रेट करेगी जिससे कुछ न्यू डिसीजन निकल के आएगा सामने, या फिर कुछ ऐसी जजमेंट देगी जो उससे रिलेटेड केसेस के लिए वो बात फिक्स कर देगा, ताकि अगर कल को दोबारा से कोई सेम या सिमिलर केस आता है कोर्ट में तो वो पुरानी जजमेंट को एज अ प्रेसिडेंट ट्रीट करके उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी. आई होप यू गॉट दैट. द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. अब यहां पे एक और बात आ गई, सिविल रॉन्ग. देखो दो तरह के रॉन्ग्स होते हैं लॉ में, वन इज क्रिमिनल एंड अदर वन इज सिविल. सिविल रॉन्ग तो टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है बेसिकली, राइट. जो अब सिविल रॉन्ग है बेसिकली इसमें जो है ना वो पनिशमेंट नहीं मिलती कि 5 साल की सजा हो गई या इतना फाइन है जैसे कि क्रिमिनल केसेस में होता है. इसमें तो डैमेजेस मिलते हैं, वो भी अनलिक्विडेटेड. अभी हम देखेंगे आगे कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते क्या हैं. द वर्ड टॉर्ट इज राइट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. द वर्ड इज टॉर्टम, TORTUM. अब ये लैटिन वर्ड है टोट का. टोट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका इंग्लिश मतलब है रॉन्ग. अ टोट इज अ वॉयलेशन ऑफ अ राइट ऑफ अ पर्सन, ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी बाय वन पर्सन टुवर्ड्स द अनदर. अनलाइक इन कॉन्ट्रैक्ट, जो टोट है ना ये इसे लीगल मैगजीन में बोलते हैं राइट इन रेम. इसका मतलब है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड. इसमें कॉन्ट्रैक्ट की तरह कोई 2 या 3 पार्टी नहीं होती, या कोई भी बेसिकली कोई भी पूरे वर्ल्ड में किसी का भी राइट अगर वॉयलेट करता है तो यू कैन टेक डैमेजेस फ्रॉम दैट पर्सन जिसने राइट वॉयलेट किया है. सो इसको हम लोग आगे समझेंगे और डिटेल में. अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं डिफरेंट फिलोसफर्स की एंड लिमिटेशन एक्ट की. लेट्स रीड इट वन बाय वन. अब सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग मैंने बता दिया आपको क्या होता है. विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ना ही तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ही ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उनके अपने एक सेपरेट अलग अलग लॉज हैं उनके, राइट. दे हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ट्रस्ट में जो है वो बेसिकली फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाला चलता है, तो उनके अलग से अपने लॉज हैं, राइट. अब सेलमेंट क्या कहता है? Salmon defined it as a civil wrong, for which the remedy is a common law action for unliquidated damages. अब दोबारा, अब ये unliquidated damages क्या है कि
अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होते हैं बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ज्यादातर जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं। पार्टीज जो है ना ऑलरेडी एक अमाउंट जो है वो फिक्स कर लेती हैं कि अगर कल को फ्यूचर में किसी पार्टी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो जो पार्टी ब्रीच करेगी वो इतना अमाउंट पे करेगी दूसरी पार्टी को। बट इन टोट्स ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पहली बात मैंने बताया आपको कि ये पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में है। आपके पास राइट है, यहाँ कोई फिक्स पार्टी नहीं है पहली बात, कि हाँ शाम को मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है कि ए जो है मेरा रास्ता रोक ले या फिर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर दे। सो ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। सो ऑब्वियसली अगर पार्टीज ही फिक्स नहीं है तो अमाउंट कैसे होगी। सो तभी यहाँ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात होती है। बेसिकली कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोर्ट विल सी कि आपका कितना नुकसान हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो डैमेजेस जो है फिक्स करेंगे, राइट। एंड जो लास्ट डेफिनेशन है दैट इज विनफील्ड। विनफील्ड क्या कहता है, इट इज टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। किसी की कोई ड्यूटी थी एंड उसने उस पार्टी ने वो ब्रीच किया, राइट। द ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्संस जनरली, सबके साथ मैंने तो बताया कि इट इज राइट इन रैम एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बेसिकली अगर वो ड्यूटी ब्रीच हुई एंड सामने वाले को जो नुकसान होगा उसको जो है वो डैमेजेस वो देने पड़ेंगे उस पार्टी को जिसका बेसिकली जिसका राइट वायलेट हो रहा है, राइट। नाउ फ्यू पॉइंट्स टू we remember. First is a tort is a species of a civil injury. अब ये जो स्पीसीज वाली बात है ना वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, एज अपोज टू अ क्रिमिनल रॉन्ग। अब देखो मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग जो है वो दो तरह के होते हैं, वन इज सिविल एंड अदर वन इज क्रिमिनल। सो जो ये सिविल रॉन्ग है वो बिल्कुल ऑपोजिट है क्रिमिनल के। क्यों? क्योंकि आई टोल्ड यू कि क्रिमिनल रॉन्ग में देर आर पनिशमेंट्स, ठीक है, पनिशमेंट मिलती है, वहां पे सजा होती है, कितने साल मतलब इम्प्रिजनमेंट होती है, देन फाइन लगता है, वहां पे चार्जेस, बेसिकली चार्जेस लगते हैं किसी के ऊपर। लेकिन सिविल में बिल्कुल उल्टा है, सिविल में ऐसा कुछ नहीं होता। सिविल में बेसिकली या तो डैमेजेस की बात होगी या कंपनसेशन की बात होगी, राइट। वहां पे एक सजा एंड ऑल ये इम्प्रिजनमेंट ये सब नहीं होता। और वैसे भी ये दो इंडिविजुअल के बीच में होता है। एंड जो क्रिमिनल में अगर बात करें वो पूरी पूरी सोसाइटी के उसमें होता है, अगेंस्ट में, तो पूरी पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, राइट। अब सेकंड क्या कह रहा है ये, टॉर्ट इज अदर देन अ मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ना ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ही ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सो अब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि टॉर्ट जो है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, हाउएवर एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। वो बात आ गई स्पीसीज वाली। सो बेसिकली ना ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड दैट इज की जो टॉर्ट है ना, अगर हम कहें कि जो सिविल रॉन्ग है ये एक बिग सर्कल है, सिविल रॉन्ग इज अ बिग सर्कल, एक बड़ा सर्कल है, एंड टॉर्ट जो है उसी का ही पार्ट है एक छोटा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो टॉर्ट जो है वो स्पीसीज है सिविल रॉन्ग की। सो ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टॉर्ट इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कि कोई भी अगर कल को कोई पर्सन जो है किसी अपना दूसरे पर्सन का राइट वायलेट करता है तो उसको डैमेजेस कैसे थ्रू होंगे, थ्रू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की हमने बात कर ली कि जो बेसिकली जिनकी कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, कितनी अमाउंट होगी वो कोर्ट डिसाइड करता है कि आपका कितना जो है नुकसान हुआ है, उसके बेस पे डैमेजेस को फिक्स किया जाता है, राइट। अब नाउ देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन tort and contract. What is the difference between tort and breach of contract? अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ टॉर्ट इज वॉयलेशन ऑफ राइट इन रैम। मैंने आपको बताया कि राइट इन रैम क्या होता है, बेसिकली राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। यहाँ पे कोई फिक्स पार्टी नहीं है, ये कोई एक फिक्स पार्टी नहीं है कि इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है या इसके साथ बेसिकली यही एक पर्सन है जो जिससे मेरा राइट वोलेट हो सकता है। यहाँ पे पूरी एक वर्ल्ड के साथ है, मतलब कोई भी हमारा जो राइट है वो वोलेट कर सकता है, कोई भी बेसिकली फॉर एन एग्जांपल कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ कोई फिक्स पार्टी नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल उल्टा है। कॉन्ट्रैक्ट में जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वोलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम मतलब कि कोई पर्सनली पर्सन वो लाइबल होगा जो जिस पर्सन से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे जो बेसिकली बात है, यहाँ पे पार्टीज जो है फिक्स है। मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अगर कल को कोई भी एक पार्टी ब्रीच करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को तो दूसरी पार्टी विल बी लाइबल, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज राइट इन पर्सोनम, पर्सनली लाइबल होगा वो पर्सन। वहां पे है राइट इन रैम, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। अब सेकंड क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन अराइजेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कंसेंट। इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, कंसेंट होती ही नहीं है बेसिकली। अब ऑब्वियसली अगर फॉर एन एग्जांपल अगर कोई पर्सन सड़क पे जा रहा है या अगर ड्राइव कर रहा है ऑन द रोड, जैसे वो रोड पे आएगा तो क्या सबको कंसेंट देगा क्या कि भाई मेरी कंसेंट है, अब मैं सड़क पे आ रहा हूँ, तुम सबको ध्यान रखना है, कोई भी नेग्लिजेंस एक्ट नहीं करेगा, कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा, सब लोग अब मेरी कंसेंट दे रहा हूँ मैं सबको, ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना।
तो बेसिकली टोर्ट्स में कोई कंसेंट नहीं होती, कोई ऑब्वियसली जब कोई फिक्स पार्टी ही नहीं है, कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो आप कंसेंट कैसे दोगे, कैसी कंसेंट, कुछ तो कंसेंट तो कोई पर्पज ही नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वहां पे ऑब्लिगेशन राइज होती है आफ्टर व्हाट, आफ्टर गिविंग अ कंसेंट। अगर कंसेंट है ही नहीं तो कोई भी ऑब्लिगेशन उस पार्टी की नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी जो है वो ए को इस टाइम पे इतने बजे इतनी क्वांटिटी के जो गुड्स है वो डिलीवर करेगा, एंड बी ने क्या किया, बी ने जब उस टाइम पे मतलब बी ने बेसिकली ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसने डिलीवर ही नहीं किए, तो कल को ए को जितना भी नुकसान हुआ बी विल बी लाइबल। तो यहाँ पे बी ने कंसेंट दी थी उसको, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था कि हाँ भाई मैं इस टाइम पे जो है इतने गुड्स डिलीवर कर दूंगा, लेकिन जब उसने किए नहीं तो दैट इज ऑब्लिगेशन पे का राइज हो गया ना कि आफ्टर गिविंग द कंसेंट, राइट। सो एंड द लास्ट वन इज अनलिक्विडेड डैमेजेस एंड लिक्विडेड डैमेजेस। ये मैं बता चुका हूँ, अनलिक्विडेड डैमेजेस जो होते हैं बेसिकली ये फिक्स नहीं है, ये आफ्टर द ऑफेंस, जो बेसिकली सॉरी नॉट ऑफेंस, आफ्टर जब भी किसी का राइट वोलेट होता है तो कोर्ट डिसाइड करती है कि उसको कितना नुकसान हुआ है, उसके राइट जो वोलेशन की वजह से कितना बेसिकली उसका नुकसान हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डैमेजेस वो फिक्स करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करें लिक्विडेड डैमेजेस की, यहाँ पे जो है एक स्पेशल क्लोज डाला जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कल को अगर कोई पार्टी मुकर जाए या फिर ब्रीच कर दे कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको दूसरी पार्टी को कितना डैमेज दे पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ देयर आर सम जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ टॉर्ट्स। ये जो कंडीशन है ये 1 बाय 1 पूरी होनी चाहिए, मतलब ये तीनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, वन आफ्टर द अदर। सो पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। ऑब्वियसली डिफेंडेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा जिसकी वजह से प्लेंटिफ का राइट वोलेट होगा। अब डिफेंडेंट कौन होता है, जो राइट वोलेट करता है, जिसको अपना केस डिफेंड करना होता है कोर्ट के सामने, सिंपल। एंड प्लेंटिफ होता है जिसकी ग्रीवियंसेस होती हैं, जिसका राइट जो है वो वोलेट हुआ होता है, एंड यू कैन से दैट जो केस करता है कोर्ट में। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, सच अ एक्ट और ओमिशन शुड बी रिजल्ट इन लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ। बेसिकली उस एक्ट और ओमिशन की वजह से प्लेंटिफ को लीगल डैमेज होना चाहिए, माइंड इट इज लीगल डैमेज। लीगल डैमेज की बात हो रही है यहाँ, इलीगल की नहीं। सपोज किसी का गैम्बलिंग का बिजनेस है, जुए का बिजनेस है विच इज इलीगल, एंड उसे कुछ डैमेज हुआ है तो वो नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द wrongful act must be of such a nature as to give the rise to a legal remedy. So basically उस wrongful act से डैमेज इस तरह का हो जिससे कोई लीगल रेमेडी भी दी जा सके। सो इन 3 स्टेजेस को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर विद 2 लीगल मैक्सिम्स विच आर डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, एंड विद सम केस लॉस एज वेल। तब तक के लिए